आप सभी का एक बार फिर से एचपीएस क्लासेस में स्वागत है। मैं भगन पाल सर। हम सब पढ़ रहे थे सर्विस कनेक्शन। अब आइए, जैसा कि हमने आपको ये बताया कि सर्विस कनेक्शन का न्यूमेरिकल हमने बताया है। अगर उस न्यूमेरिकल में और कोई प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो, तो आप सब पेपर से शरण से सॉल्व करिए, क्वेश्चन बताइए, हम पूरे न्यूमेरिकल को सॉल्व कराएंगे और जितनी भी दिक्कतें होगी उन्हें दूर करेंगे। चूँकि टाइम कम होने के कारण मुझे थोड़े स्पीड में चलना पड़ेगा। स्पीड चलने का मतलब यह होगा कि भाई नियम बताने के आधार पर वीडियो आप देखने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करिए। दिक्कत आ रही है तो आप बताइए, मैं उस क्वेश्चन को फिर दोबारा सॉल्व कराऊंगा और सॉल्व कराकर आपके पास भेज दूंगा। ठीक, अब आइए देखते हैं इलेक्ट्रिक सब स्टेशन हम पढ़ेंगे। तो एस्टीमेशन ऑफ सर्विस, एस्टीमेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सब स्टेशन। तो आज हम सब स्टेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो एस्टीमेशन ऑफ सर्विस सब स्टेशन, एस्टीमेशन ऑफ सब स्टेशन। ठीक, तो इसे कहेंगे उपकेंद्र का आवरण। उपकेंद्र का आवरण, भाई उपकेंद्र मतलब पावर हाउस। भाई हम सब देखते हैं कि हमारे घर जो सप्लाई आती है वो पावर हाउस से आती है। तो पावर हाउस पर कैसे सप्लाई आती है, कैसे डिस्कनेक्ट किया जाता है, कैसे कनेक्ट किया जाता है, तो उन सब के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक सब स्टेशन की डिफिनीशन जानते हैं। इलेक्ट्रिक सब स्टेशन मतलब विद्युत उपकेंद्र की परिभाषा क्या होगी, अब ये कितने टाइप होगा सब जानेंगे। तो भाई आप ये जान लीजिए, विद्युत उपकेंद्र किसे कहेंगे। विद्युत उपकेंद्र से हम सब जानते हैं कि सप्लाई काटी जाती है, फिर जोड़ी जाती है और वहीं से वोल्टेज घटाया भी जाता है, बढ़ाया भी जाता है, वहीं से फ्रीक्वेंसी भी चेंज कर सकते हैं। तो अर्थात एक तरह से हम देख रहे हैं कि सबस्टेशन से हम वोल्टेज को घटा बढ़ा रहे हैं, मतलब ट्रांसफार्मेशन कर रहे हैं, और वहीं से कट आउट कर रहे हैं, मतलब सप्लाई जोड़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं, अर्थात कंट्रोलिंग का भी काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार सबस्टेशन पे दो काम किया जा रहा है। एक रूपांतरण का, मतलब ट्रांसफार्मेशन का, वोल्टेज को घटाया बढ़ाया जाए, फ्रिक्वेंसी को घटाया बढ़ाया जाए आदि ये सब जो है, और एसी को डीसी में बदला जाए, कन्वर्टिंग का काम किया जाए। तो ये सब काम हम सब स्टेशन से कर रहे हैं, अर्थात जिसे कहते हैं ट्रांसफार्मेशन या रूपांतरण कर रहे हैं। और दूसरा काम हम सप्लाई जोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं, अर्थात और वोल्टेज को आवश्यकता अनुसार, फ्रिक्वेंसी को आवश्यकता अनुसार कंट्रोलिंग की जा सकती है, अर्थात नियंत्रण का किया जा रहा है। तो अर्थात सब स्टेशन दो ही काम करता है, एक ट्रांसफार्मेशन का और एक नियंत्रण का, मतलब कंट्रोलिंग का। तो हम सब स्टेशन का परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं, कहते हैं सप्लाई सिस्टम का वह केंद्र, किसका, सप्लाई सिस्टम का वह केंद्र जहां पर ट्रांसफार्मेशन इलेक्ट्रिक का, मतलब विद्युत का ट्रांसफार्मेशन व कंट्रोलिंग किया जाता है, उस केंद्र को हम सब स्टेशन कहते हैं। तो सब स्टेशन की परिभाषा यह हुई कि विद्युत सप्लाई सिस्टम का वह केंद्र जहां से ट्रांसफार्मेशन और कंट्रोलिंग किया जाता है वह सब स्टेशन कहलाता है। अब सब स्टेशन के टाइप आई जानते हैं। तो सब स्टेशन मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। तो भाई आइए जानते हैं टाइप्स ऑफ सब स्टेशंस, टाइप्स ऑफ सब स्टेशंस मतलब सब स्टेशन के प्रकार या उपकेंद्र। चलिए सब स्टेशन ही लिख रहे हैं, हिंदी में कहते हैं सब स्टेशन को आप जान रहे हैं, उपकेंद्र कहते हैं। उपकेंद्र के प्रकार ये जानेंगे। तो उपकेंद्र यहाँ बेसिस बांटा गया, एक बांटा गया है सर्विस के आधार पे, सेवा के आधार पे, एक बांटा गया है कंस्ट्रक्शन के आधार पे। तो सेवा के आधार पे पहला है सेवा के आधार पे, सेवा मतलब सर्विस के आधार पे, सेवा के आधार पर अब इसमें कई पार्ट हैं। सेवा के आधार पर
कई पार्ट हैं। जैसे पहला है, मान लीजिए इसमें जो पहला है यह है उसे ट्रांसफार्मर को हम ऐसे दिखाते हैं, ट्रांसफार्मर सब स्टेशन, यह हो गया। अब ट्रांसफार्मर सब स्टेशन में जैसे हम कह सकते हैं कि भाई हमारे पास प्राइमरी ट्रांसमिशन सब स्टेशन होगा, सेकेंडरी ट्रांसमिशन सब स्टेशन होगा, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन होगा, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन होगा। मतलब जैसे हमारी सप्लाई जब पावर हाउस से चलती है, जनरेटिंग केंद्र से, पावर प्लांट से, तो प्राइमरी ट्रांसमिशन होता है, फिर सेकेंडरी ट्रांसमिशन होता है, फिर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फिर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो इसके आधार पर हम, क्योंकि वहाँ पे ट्रांसफार्मर ही लगे होते हैं जो प्राइमरी ट्रांसमिशन, सेकेंडरी ट्रांसमिशन, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज करते हैं। तो उसी के आधार पे यह निम्न 4 प्रकार दिख रहा है। अर्थात इसका जो पहला हो जाएगा वह होगा भाई प्राइमरी ट्रांसमिशन सब स्टेशन। चलिए सब स्टेशन को हम एसयूवी लिख के छोड़ दे रहे हैं, एसयूवी का मतलब सब स्टेशन। फिर दूसरा प्राइमरी सब स्टेशन के ट्रांसमिशन के बाद सेकेंडरी ट्रांसमिशन, चलिए ट्रांसमिशन लिखा है समझ जाइए, यही है ट्रांसमिशन सब स्टेशन। फिर उसके बाद आ जाएंगे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन, यह हो गया। फिर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो भाई सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन, तो यह हो गया ट्रांसफार्मर सब स्टेशन पहला भाग। अब इसी में इसका सेवा के आधार पे दूसरा आधार है कन्वर्टिंग सब स्टेशन। क्या है? कन्वर्टिंग सब स्टेशन। अब कन्वर्टिंग सब स्टेशन क्या है, आइए देख लेते हैं। जैसे इसमें हमने पहला ट्रांसफार्मर समझा, दूसरा हम जान रहे हैं कन्वर्टिंग सब स्टेशन। तो कन्वर्टिंग सब स्टेशन क्या होता है? कन्वर्टिंग मतलब रूपांतरण। जहाँ पे जिस सब स्टेशन पे एसी को डीसी में बदला जाएगा उस सब स्टेशन को हम कहेंगे कन्वर्टिंग सब स्टेशन कहेंगे। अब आइए, जैसे कुछ सब स्टेशन ऐसे हैं जहाँ पे पावर फैक्टर को बदला जाता है, जहाँ पे कुछ सब स्टेशन ऐसे हैं जहाँ पे फ्रीक्वेंसी चेंज किया जाएगा, कुछ सब स्टेशन ऐसे हैं इंडस्ट्रीज वाले के जहाँ पर्सनल इंडस्ट्रीज़ का काम किया जाता है, तो ये सब भी लेंगे हम। तो भाई कन्वर्टिंग सब स्टेशन हो गया। अब सी आते हैं। सी हमारा है, बताया गया कि अगर हम पावर फैक्टर को चेंज कर रहे हैं तो उसे कहेंगे पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट सब स्टेशन। क्या कहा जाएगा? पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट सब स्टेशन, यह हो जाएगा। फिर फ्रीक्वेंसी जहाँ से चेंज किया जाएगा, आइए यहाँ लिख देते हैं डी। जहाँ से फ्रीक्वेंसी चेंज किया जाएगा तो उसे हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी चेंजिंग सब स्टेशन। फ्रीक्वेंसी चेंजिंग, जहाँ फ्रीक्वेंसी चेंज किया जाएगा चेंजिंग सब स्टेशन। और आपको बताया गया कि भाई जैसे आपका इंडस्ट्रीज वाले हैं तो पर्सनल सब स्टेशन बताते हैं, तो उसे कहते हैं इंडस्ट्रियल सब स्टेशन, जो अपने कार्य के लिए प्रयोग करते हैं। इंडस्ट्रियल सब स्टेशन। इस प्रकार हमने देखा किसके आधार पे? सेवा के आधार पे, मतलब सर्विस के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ सर्विस के आधार पे ट्रांसफार्मर सब स्टेशन। पहला है ट्रांसफार्मर सब स्टेशन जिसके 4 हैं, प्राइमरी ट्रांसमिशन सब स्टेशन, सेकेंडरी ट्रांसमिशन सब स्टेशन, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन। और दूसरा है कन्वर्टिंग सब स्टेशन, तीसरा है पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट सब स्टेशन, और चौथा है फ्रीक्वेंसी चेंजिंग सब स्टेशन, पाँचवा है इंडस्ट्रियल सब स्टेशन। ये मान लीजिए इसी के आधार पे और आगे है। तो मुख्य रूप से इतना जो हमको जानना है, सबसे ज़्यादा मायने रखता है दूसरा टाइप है कंस्ट्रक्शन के आधार पे, अर्थात संरचना के आधार पे। तो ये हमने देखा किसके आधार पे था? सेवा के आधार पे। तो इसे हम लिखने के लिए मिटा दे रहे हैं।
तो ये देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन के आधार पे कितने प्रकार के हैं, संरचना के आधार पे, दूसरा बताया जा रहा है संरचना के आधार पर, कंस्ट्रक्शन के आधार पर, संरचना के आधार पर, जिसे हम कहेंगे भाई कंस्ट्रक्शन के आधार पर सब स्टेशन। तो कंस्ट्रक्शन के आधार पे मतलब बनावट के आधार पे, तो भाई बनावट के आधार पे जो सब स्टेशन है मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, एक भवन के अंदर सब स्टेशन, एक भवन के बाहर सब स्टेशन। ट्रांसफार्मर जितने हैं, सर्किट ब्रेकर है, सब एक हॉल टाइप का भवन बना दिया जाए, उसके अंदर ट्रांसफार्मर भी रख दें और सर्किट ब्रेकर भी रख दें, सब कुछ भवन के अंदर रहे। तो ऐसा जो सब स्टेशन होगा उसे कहेंगे भवन के अंदर का सब स्टेशन है, जिसे इंग्लिश में कहेंगे इंडोर टाइप सब स्टेशन। और जो ऐसा सब स्टेशन जहाँ ट्रांसफार्मर सब बाहर रखे हों, सर्किट ब्रेकर बाहर, कंट्रोलिंग वाले अंदर हो। आप देखते हैं जैसे हम सबके घरों के पास ट्रांसफार्मर और जितने उपकरण हैं, जैसे घर के पास जो पोल है, पोल पर ट्रांसफार्मर लगा है, तो वह भी एक सब स्टेशन ही है। क्यों सब स्टेशन है? क्योंकि वो ट्रांसफार्मर 11,000 को 415 वोल्ट बदलता है और प्लस वहाँ से कोई फॉल्ट होता तो अपने आप फ्यूज डिस्कनेक्ट करके पूरी सप्लाई काट देता था। कंट्रोलिंग का भी काम हो रहा है और वोल्टेज चेंजिंग हो रहा है। ट्रांसफार्मर वो भी सब स्टेशन है। तो सब स्टेशन कहाँ पे है? बाहर है। तो बाहर है, पोल पर है या ज़मीन पे हो सकता है। जब बाहर रहेगा तो उसे कहेंगे ये बाहर सब स्टेशन है, जिसे कहेंगे आउटडोर टाइप सब स्टेशन। अर्थात संरचना के आधार सब स्टेशन दो प्रकार का होता है। एक होगा इंडोर टाइप, मतलब भवन के अंदर का सब स्टेशन, इंडोर टाइप सब स्टेशन, यही मुख्य रूप से हमको एग्जाम में आता भी है। दूसरा है हमारा आउटडोर टाइप सब स्टेशन, आउटडोर टाइप सब स्टेशन। ये बातें हो गई, ठीक। तो यही दो प्रकार का होता है। आउटडोर सब स्टेशन दो भागों में बांटा गया है। आउटडोर टाइप सब स्टेशन दो भागों में बांटा गया। पहला है, जैसे आप देखे होंगे जो बाहर ट्रांसफार्मर रखा होता है, कहीं देखे होंगे पोल पे रखा है, कहीं देखे होंगे फाउंडेशन बना के धरातल पे रखा है। तो जो पोल पे रखा होगा, पोल उसे कहेंगे खंभा आरूढ़ी सब स्टेशन, मतलब पोल माउंटेड सब स्टेशन। जब खंभे पर रहेगा तो कहेंगे पोल माउंटेड सब स्टेशन। जब फाउंडेशन बना के उस पर रखा जाएगा तब इसे कहेंगे फाउंडेशन माउंटेड सब स्टेशन। अर्थात बाहर वाला जो सब स्टेशन है, आउटडोर टाइप सब स्टेशन दो प्रकार का है। एक पोल पर, मतलब पोल माउंटेड सब स्टेशन। दूसरा है जब भाई नींव बनाकर फाउंडेशन पर रखा हो तब इसे कहेंगे फाउंडेशन माउंटेड सब स्टेशन। इस प्रकार हमारे एग्जाम में यही सबसे ज़्यादा पूछता है कि भाई संरचना के आधार सब स्टेशन कितने प्रकार के होते हैं। तो आप बताएंगे दो प्रकार के, इंडोर टाइप सब स्टेशन, आउटडोर टाइप सब स्टेशन। इंडोर टाइप जो भवन के अंदर रहेगा जहाँ ट्रांसफार्मर, और आउटडोर टाइप सब स्टेशन कहाँ रहेगा? बाहर रहेगा। वो पोल पे भी हो सकता है, नींव पे हो सकता है, फाउंडेशन पर। तो इसलिए कि पोल माउंटेड सब स्टेशन, फाउंडेशन माउंटेड सब स्टेशन। तो इस प्रकार हमने ये सब स्टेशन जान लिया कितने प्रकार के होते हैं। अब आइए एक एक करके हम पढ़ेंगे। इनके बारे में हमको पता है कि वोल्टेज के आधार पर इनका कोई मतलब नहीं है, हमें जानना संरचना के आधार पे इंडोर टाइप सब स्टेशन कितने वोल्टेज तक कन्वर्टिंग करता है, आउटडोर वाला कितने तक करता है, कितने केवीए तक। तो आइए एक एक करके पढ़ते हैं। तो पहला हम पढ़ेंगे इंडोर टाइप सब स्टेशन। और एक बात आपको बता दिया जाए, चाहे इंडोर टाइप सब स्टेशन पढ़ें चाहे आउटडोर टाइप सब स्टेशन पढ़ें, सबका एग्जाम में सिंगल लाइन डायग्राम पूछता है। सिंगल लाइन डायग्राम या कंस्ट्रक्शन पूछता है, संरचना पूछता है। लेआउट डायग्राम कभी कभी पूछ लेता है। तो ज़्यादातर लेआउट डायग्राम आपका इंडोर टाइप का पूछता है। आउटडोर टाइप में लेआउट डायग्राम नहीं तो पोल का सब चित्र पूछता है और सिंगल लाइन डायग्राम पूछता है। और प्लस कहेगा इसके सामग्री का नाम बताइए। तो एक एक करके हम सबके बारे में आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे इंडोर टाइप सब स्टेशन। तो ये देख लेते हैं इंडोर टाइप सब स्टेशन कैसे तैयार किया जाता है। तो थोड़ा एक हम आपको बताएंगे कि सब स्टेशन कैसा होता है। अगर आप ट्रेनिंग करने गए होंगे पावर हाउस पे, तो वहाँ पे कौन से इक्विपमेंट कहाँ रहता है, उपकरण कहाँ पे लगे होते हैं, कैसे कंट्रोलिंग की जाती है, वो सब बातें आइए देख लेते हैं। तब फिर उसके बाद हम इंडोर टाइप सब स्टेशन पढ़ते हैं। जैसे आप देखे होंगे कि भाई पावर हाउस की एक बाउंड्री होगी। ऐसे पावर हाउस मान लीजिए जितने पावर हाउस है, ठीक, पावर हाउस की बाउंड्री होगी। और एक साइड कहीं देखे होंगे रूम बना होगा, इसे हम कहते हैं कंट्रोल रूम।
जहाँ पे सप्लाई की कंट्रोल की जाएगी, डिस्कनेक्ट और कनेक्ट किया जाता है, कंट्रोल रूम होता है। और आप देखे होंगे कि भाई इस पावर हाउस में बाहर से कहीं से सप्लाई आती है, भाई उसके घर तो पैदा नहीं होती, बाहर से कहीं पावर प्लांट से आएगी, तो पावर प्लांट से आएगी तो यहाँ पे हम एक कनेक्ट करने के लिए एक छड़ टाइप राड टाइप का स्विच होता है जिसे हम कहते हैं आइसोलेटर। क्या नाम दिया जाएगा? आइसोलेटर। तो आइसोलेटर कई प्रकार के होते हैं। अब आपको बता दें, एक होता है लाइन आइसोलेटर जो पूरी लाइन को डिस्कनेक्ट कर देगा बाहर से जो इनकमिंग आएगी। तो लाइन आइसोलेटर का जो सिंबल होता है वह इस प्रकार होता है। लाइन आइसोलेटर का सिंबल ऐसे रहेगा, तो ऐसे सिंबल जो है ये लाइन आइसोलेटर। कुछ सिंबल आइए जान लेते हैं। तो किसका सिंबल है भाई? लाइन आइसोलेटर का, लाइन आइसोलेटर का ही सिंबल है। फिर जो एक होता है बस आइसोलेटर। अब सबका एक बार में पढ़ेंगे, आइए देख लेते हैं बस क्या होता है। तो यहाँ पे एक राड टाइप ऐसे लगा रहेगा, छड़ टाइप लगा रहेगा, ऐसे मान लीजिए ऐसे छड़ टाइप लगा रहेगा। वो पूरी सप्लाई को एक साथ कनेक्ट भी कर सकता है, एक बार डिस्कनेक्ट। ऐसे यहाँ पे डंडे टाइप लगा रहेगा, पाइप टाइप का इंसुलेटर पर रहता है। एक बार हम इधर जोड़ दें, एक बार इधर जो घुमा देंगे तो डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो यहीं से सप्लाई मान ले रहे हैं, ऐसे कर दे रहे हैं, ठीक है। ये इसको हटाएंगे, पूरा एक बार हट जाएगा, फिर जोड़ेंगे जुड़ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे मान लीजिए आगे सप्लाई जाएगी। तो जो ये मेन सप्लाई आ रही है, मान ले रहे हैं 11 kV, कुछ भी हो सकता है, मान ले रहे 33 kV आ रहा है, कल्पना किया जा रहा है, ठीक। तो यहाँ मान लीजिए 33 kV इनकमिंग हुआ, तो यहाँ लाइन आइसोलेटर पहला लगेगा। और ये जो लाइन आइसोलेटर है ये ज़मीन से अर्थेड रहेगा, जैसा कि यहाँ दिखाया गया। यहाँ दिखाया गया ये सदैव ओपन रहता है। अब इसको कब ग्राउंड किया जाता है आपको बता दें, और जबकि यहाँ कनेक्शन जुड़ा है तो ये कनेक्शन सदैव जुड़ा रहेगा। और इसका मतलब एक तरह से ये कनेक्शन ऐसे रहेंगे और यहाँ पे एक राड ऐसे तीनों से जुड़ी रहेगी, ये राड जुड़ी रहेगी। सप्लाई अवस्था में ये राड यहाँ से ना होके ये राड इधर कहीं दूसरी जगह रहता है। जब हमको कनेक्शन मतलब ग्राउंड करना होता है तब इसको घुमा के यहाँ जोड़ देते, पूरी सप्लाई ग्राउंड हो जाती है। जैसे मेन वहाँ से सर्किट ब्रेकर ऑन होकर पूरी सप्लाई को काट देता है। ये प्रोटेक्शन के लिए, ये जब कार्य किया जाएगा तब इसको ग्राउंड कर दे, जैसे वहाँ सप्लाई ऑन हो तो ग्राउंड हो जाए, किसी को खतरा ना हो। तो ये लाइन आइसोलेटर यहाँ पे है, यहाँ पे लाइन आइसोलेटर है। चलिए हम LI लिख देते हैं, ये LI मतलब लाइन आइसोलेटर। फिर इसके बाद जो सप्लाई आती है, आप पावर हाउस में अगर गए होंगे तो वहाँ देखे होंगे ऐसे वायर पाइप होगी या वायर ऐसे बने होते हैं। ये इंसुलेटर पे ऐसे टिकाए रहते हैं, यहाँ इंसुलेटर पे। तो यहाँ जो इंसुलेटर रहता है वो इस टाइप होता है। ऐसे आप देखे होंगे मूर्ति के आकार का, मिट्टी के बर्तन आकार का इंसुलेटर ऐसे ऊपर रहता है, इसी के ऊपर एक कंडक्टर चला गया होता है। इसे ऐसा इंसुलेटर जो रहेगा उसे कहते हैं पोस्ट इंसुलेटर। क्या कहा जाएगा? पोस्ट इंसुलेटर कहते हैं। तो ऐसे यहाँ भी पोस्ट इंसुलेटर रहता है। तो ये जो सप्लाई मेन वाली है, जो मेन वाली सप्लाई है आर फेज, आर में मान लीजिए आर फेज है, आर फेज है, वाई फेज है, बी फेज है। तो आर में, वाई में और बी को बी फेज में जोड़ देते हैं। इसे हम कहते हैं भाई जब मेन कनेक्शन जहाँ सप्लाई आके किसी एक वायर जुड़ जाए तो ये हमारा होता है बस कहा जाएगा, बस बार कहते हैं। क्या कहेंगे? ये बस बार है। और फिर यहीं से हम क्या करेंगे, मान लीजिए एक ट्रांसफार्मर यहाँ लगा है, मान ले रहे हैं एक ट्रांसफार्मर यहाँ लगा है। हर सब स्टेशन पे 2-2 ट्रांसफार्मर होते हैं। अब 2-2 ट्रांसफार्मर इसलिए होते हैं, एक ट्रांसफार्मर अगर डैमेज हो जाए तो दूसरे ट्रांसफार्मर से सप्लाई कंज्यूमर को देता रहे, जिससे सप्लाई भंग ना हो। तो यहाँ पे हम 2 ट्रांसफार्मर इसलिए दिखाएं। तो भाई इस ट्रांसफार्मर में आप सप्लाई देंगे तो ट्रांसफार्मर में आपको देना है आर फेज, वाई फेज, वी फेज, लेकिन डायरेक्ट ऐसे नहीं दिया जाएगा। इसके पहले, ट्रांसफार्मर से पहले यहाँ पे एक लगेगा सर्किट ब्रेकर। चलिए ये ट्रांसफार्मर दूर दिखा दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है? ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर से पहले रहेगा सर्किट ब्रेकर, जिसे हम कहते हैं CV, सर्किट ब्रेकर है। अभी बता दें सर्किट ब्रेकर क्या काम है। और फिर सर्किट ब्रेकर में सप्लाई डायरेक्ट नहीं आएगी, तो यहाँ फिर हम लगाएंगे एक आइसोलेटर। इसे कहा जाएगा बस आइसोलेटर, क्योंकि ये बस को अलग करेगा। बस को आइसोलेट माने अलग करना होता है, तो ये बस को आइसोलेट करेगा। तो इसका नाम हो जाएगा बस आइसोलेटर। बस आइसोलेटर नाम है, ठीक। तो ये बस आइसोलेटर है। अब इसके बाद बस आइसोलेटर से पहले यहाँ पर होता है भाई सब स्टेशन पर आकाशीय बिजली आके गिरती है, उसको ग्राउंड भी करना पड़ता है। तो जिससे बस खराब ना हो, ट्रांसफार्मर ना डैमेज हो, तो उसके लिए यहीं पे हम लगाएंगे अरेस्टर।
एल ए लाइटनिंग अरेस्टर कहा जाता है। तो यहाँ पे एल ए का सिंबल ऐसे होता है, ऐसे रहता है, इसको ग्राउंड किया जाता है, इसे हम कहते हैं एल ए मतलब लाइटनिंग अरेस्टर। तो ये लाइटनिंग अरेस्टर इसके पहले रहेगा। अब यहाँ पर ट्रांसफार्मर, फिर ट्रांसफार्मर के बाद चूँकि ये ट्रांसफार्मर मान लीजिए 33 kV है, 33 kV बदल रहा है 11 kV में, कितने में 11 kV में बदल रहा है। तो भाई इधर ज़्यादा वोल्टेज, इधर कम वोल्टेज है, तो 11 kV अगर बदलेगा तो यहाँ पे भाई तीनों फेज जा रहे हैं, तो 11 kV में बदल दिया तो इधर लो वोल्टेज हो गया। ठीक, तो अब फिर क्या करेंगे, ट्रांसफार्मर के बाद फिर लो वोल्टेज का एक सर्किट ब्रेकर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, सर्किट ब्रेकर लगाएंगे। ठीक, फिर उसके बाद लो वोल्टेज आ गया। अब लो वोल्टेज एक जगह जाएगा, जैसे मान लीजिए किसी भी पावर हाउस पे कहीं से 33 kV आया, हम सबके गांव में कस्बे देखते हैं 11 kV जाता है हमारे ट्रांसफार्मर तक। तो 11 kV क्या उस पावर हाउस से केवल एक कस्बे में जाता है, उसी पावर हाउस से कई जगह पे वो 11 kV बढ़ता है। तो बांटने के लिए यहाँ भी हम क्या करेंगे, एक बस बनाएंगे। चलिए कंट्रोल लूप बाद में फिर बना देंगे। तो यहाँ भी एक बस हो जाएगी, जैसे वहाँ था बस हाई वोल्टेज के लिए, तो एक बस यहाँ भी बना देंगे, बस बार यह हो गया। ठीक, ये भी बस बार हो गया। तो यहाँ पे आर फेज को आर से, वाई फेज को वाई से, बी फेज को बी से। अब चूंकि ये हाई वोल्टेज वाला बस है तो इसे हम कहेंगे एच टी बस बार। अब ये लो वोल्टेज वाला इसे कहेंगे एल टी बस बार। ठीक, अब एल टी बस बार ये है, चलिए इधर दिखा देते हैं भाई, ये एल टी बस बार है। ठीक, यह हो गया। अब इसके बाद अब क्या किया जाए, जब यहाँ आ जाएगा तो ये एल टी बस बार पे आ गया। अब एल टी बस बार पे यही काम सीधा इधर इस भी ट्रांसफार्मर होगा। पहले क्या लगेगा, लाइटनिंग अरेस्टर। तो भाई पहले लगेगा लाइटनिंग अरेस्टर। तो चलिए लाइटनिंग अरेस्टर पहले लगा दिए, ये ग्राउंडिंग रहेगा। फिर उसके बाद पहले ये ट्रांसफार्मर सप्लाई जा रही है तीनों फेज। ट्रांसफार्मर से पहले क्या लगा है, सर्किट ब्रेकर लगा है। सर्किट ब्रेकर और रिले, सर्किट ब्रेकर में रिले दोनों रहेंगे। और यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे आपका रहेगा, इसे नाम दिया गया है बस आइसोलेटर। क्या नाम है, बस आइसोलेटर, क्योंकि ये बस बार को आइसोलेट करेगा। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं एल टी का सर्किट ब्रेकर रहेगा। ठीक, फिर उसके बाद ये जाके आर फेज वाई में फिर ऐसे जोड़ दिया जाएगा। ये जुड़ गया। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि ये एल टी बस बार में जाकर हमारा जैसे यहाँ जुड़ा है वैसे यहाँ जुड़ेगा। अब यहाँ से प्रत्येक गाँव में बंटवारा करना है, गाँव में, शहर में, कस्बे में। भाई एक ही ट्रांसफार्मर तो गांव शहर में होता नहीं, कई ट्रांसफार्मर, तो कई मोहल्ला होता है, इस मोहल्ले के लिए अलग 11,000 जाएगा, अगले मोहल्ले के लिए अलग 11,000 जाएगा। तो यहीं से अलग अलग लाइन निकलेगी। तो मान लीजिए हम 3 फेज ये निकाल दिए, ये चला गया अलग मोहल्ले के लिए। ठीक, इधर से 3 फेज निकाल दिए, ये चला गया अलग मोहल्ले के लिए। इधर से 3 फेज निकाल लीजिए, ये चला गया ये अलग मोहल्ले के लिए। तो यहाँ से 3 फेज निकाल लिए अलग मोहल्ले। तो अर्थात ये मान ले रहा है ए मोहल्ला है, ये बी मोहल्ला है, ये मान लीजिए ए गांव है, ये बी गांव है, ये सी गांव है, ये मान ले रहे हैं डी गांव है। तो इसे हम कहते हैं फीडर। कहें भाई कि इस गांव वाला फीडर खराब हो गया है तो अलग अलग फीडर लगेगा। तो ये फीडर है, ये भी बी फीडर है, इसे सी फीडर, ये डी फीडर। अब बात यह है कि जैसे कभी कभी क्या होता है कि इस सप्लाई को अगर फीडर का डिस्कनेक्ट करना है तो यहाँ भी क्या रहेगा, आपको आइसोलेटर और सर्किट ब्रेकर रहेंगे। इसके पहले आइसोलेटर और सर्किट ब्रेकर रहेंगे। तो ऐसे यहाँ भी आइसोलेटर और सर्किट ब्रेकर, आइसोलेटर सर्किट ब्रेकर इसलिए लगाया जा रहा है कि सप्लाई डिस्कनेक्ट, जैसे मान लीजिए इधर गड़बड़ हो गया तो कैसे हम अलग करेंगे। तो अलग करने के लिए यहाँ पे क्या लगा रहेगा, सर्किट ब्रेकर द्वारा सप्लाई डिस्कनेक्ट कर देंगे, फिर आइसोलेटर को हटा देंगे। अब आइए, ऐसे ही लगभग हर सब स्टेशनों का होता है, चाहे 11 kV का हो चाहे 33 kV का हो। तो एक आपसे एक आउटलाइन बताएगा। अब बात यहाँ पर आती है कंट्रोल रूम। तो कंट्रोल रूम कहीं एक किनारे होता है। क्या होता है, कहीं एक किनारे। मान लीजिए चाहे उस साइड हो, चाहे यहाँ हो, चाहे वहाँ। मान लीजिए यहाँ पर हमने कंट्रोल रूम दिखा दिया, ये मान लीजिए कंट्रोल रूम है। ये क्या है, कंट्रोल रूम है। ठीक, अब देखिए कंट्रोल रूम में ऐसे पैनल बने होते हैं। जैसे इधर का ये एस टी वाला है, एस टी के लिए अलग पैनल रहेगा। ये एल टी है तो एल टी के लिए पैनल अलग रहेगा। चलिए हम यहाँ दिखा दे रहे हैं एस टी का पैनल। ठीक है, एस टी पैनल। इधर दिखा दे रहे हैं एल टी का पैनल। ये क्या है, एल टी का पैनल हो गया। ठीक, अब आपको पता है कि भाई कितनी वोल्टेज आ रही है, कितनी वोल्टेज जा रही है। तो सबके मेजरमेंट के लिए इंस्ट्रूमेंट होता है। करंट मीटर के लिए अमीटर होगा, वोल्टेज के लिए वोल्ट मीटर होगा, ऊर्जा कितनी आ रही है उसके लिए एनर्जी मीटर होगा। तो ये सब अलग अलग उपकरण लगे होते हैं।
तो आप कैसे सोचेंगे कि सर जी कैसे यहाँ से कंट्रोल रूम से ही हम चाहें तो इस पूरी सप्लाई को काट सकते हैं, इधर की सप्लाई को भी काट सकते हैं। अब कंट्रोल रूम से कैसे सप्लाई कनेक्ट और डिस्कनेक्ट किया जाता है आपको बता दें। सर्किट ब्रेकर का जो वायर है ये जाके एस टी सर्किट ब्रेकर का वायर जाके वो जुड़ जाएगा ST पैनल से। LT सर्किट ब्रेकर का जो वायर है वो जाके LT पैनल से जुड़ जाएगा। समझ में आ गया। फिर उसके बाद इसी प्रकार ये भी जाके वहाँ जुड़ जाएगा, जैसे वो जुड़ा है ऐसे ये भी जुड़ जाएगा। अब इधर वाला जो है ये तो बंटवारा किया गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अलग से पैनल रहेगा। तो उसके लिए अलग से पैनल मान लीजिए यहाँ पे है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो इसका भी जो सर्किट ब्रेकर का होगा कनेक्शन वायर के द्वारा यहाँ पहुँच जाएगा। अब वायर के द्वारा वहाँ पहुँचा है तो वहीं से हम जैसे वहाँ पे सर्किट ब्रेकर का पैनल होता है, वहाँ पे ट्रॉली होती है, उसको हैंडल से या ऑटोमेटिक होता है बटन द्वारा भी और मैनुअली होता है, हैंडल घुमा के पूरी सप्लाई को हम बाहर निकाल लेंगे। जब बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ से पूरी ये सप्लाई कट जाएगी। अब कट जाएगी तो इधर कोई सप्लाई नहीं जाएगा, आराम से हम इस पैनल पे कोई भी कार्य कर सकते हैं। तो ऐसे ST का भी होता है, LT होता है। अर्थात ST के लिए केबल चाहिए, इसके लिए भी केबल चाहिए, LT के लिए भी केबल चाहिए। और उसके बाद अब आपको पता है कि भाई ये सब जो सर्किट ब्रेकर रखे हैं, ट्रांसफार्मर रखे हैं, इन सब पे इंसुलेटर होते हैं। इंसुलेटर पे सर्किट ब्रेकर रहता है, इस इंसुलेटर पे होता है फाउंडेशन बनाया जाता है। तो उसके लिए सीमेंट बालू आदि चीज़ें चाहिए। और हर एक उपकरण की क्या की जाती है, अर्थिंग की जाती है। तो अर्थिंग राड ये सब चाहिए। तो अर्थात हम देख रहे हैं जितने उपकरण हैं सबकी आवश्यकता पड़ती है। तो एक एक करके हम सभी के बारे में जानेंगे। तो आपके एग्जाम में यही आता है कि इंडोर टाइप सबस्टेशन का सिंगल लाइन डायग्राम बनाइए और उसमें कितनी सामग्री लगती है, सामग्री का केवल नाम बताओ। क्या सामग्री के नाम का आकलन करना है और उसका हमको लागत नहीं ज्ञात करना है। तो सामग्री केवल बताना है नाम और कौन कौन सामग्री। अब आपको जैसे बताना हो कहेंगे सर जी पहले क्या लगा है, लाइन आइसोलेटर कितना, 1 सेट, इसे सेट ही किया जाएगा। फिर उसके बाद कहेंगे कि ST बस बार है, क्या लगा है, ST बस बार। तो आप अगर आइसोलेटर की बात करें तो पूरे आइसोलेटर की बात कर लो। ये लाइन आइसोलेटर हो गया, ठीक। आप ये इसकी गणना नहीं करेंगे, जब भी बात कीजिए केवल 1 सेट की बात कीजिए, ये तो भविष्य के लिए है। तो यहाँ हम कहेंगे कि बस आइसोलेटर कितना है, 1 सेट। LA कितना है, लाइन आइसोलेटर, ये तो ये है लाइन आपका, ये बस आइसोलेटर है, ये लाइन अरेस्टर है, सॉरी भाई ये बस आइसोलेटर है। तो बस आइसोलेटर सेट 1। LA मतलब लाइटनिंग अरेस्टर कितना है, 1 सेट। ST सर्किट ब्रेकर का 1 सेट, ट्रांसफार्मर 1 सेट। फिर LT इधर लो वोल्टेज आ गया तो LT का कितना चाहिए हमें, सर्किट ब्रेकर 1 सेट। फिर आ जाइए इधर LT के ये सब डिस्ट्रीब्यूशन वाले हैं, उसकी बात हम नहीं करेंगे, केवल इधर की बात करें। फिर आ जाइए इस पर बात, इसकी बात हो गई। अब इसके बाद ST केबल चाहिए, फिर पिन इंसुलेटर आदि सब पृथक कारक चाहिए, जिस सब का स्विच गियर उपकरण कहा जाता है। फिर अमीटर, वोल्ट मीटर आदि जो उपकरण होते हैं वो चाहिए। जैसे LT पे चाहिए अमीटर, वोल्ट मीटर आदि उपकरण चाहिए। तो और लास्ट में जो फाउंडेशन न्यू बनाया जाता है उसके लिए क्या चाहिए हमें, सीमेंट बालू चाहिए। तो यही सब इनके उपकरण हैं, बहुत ही सिंपल है, केवल एक एक करके ये आपको इसलिए दिखाया गया जिससे कोई भी हम अगर सामग्री लिखें तो आपके दिमाग में हाँ दिमाग में सोच लीजिए पहले लाइन अरेस्टर लगा रहेगा, सॉरी लाइन आइसोलेटर लगा रहेगा जो लाइन को डिस्कनेक्ट करेगा। जैसे मान लीजिए हमको हाँ एक बात ये बताना आपको चाहते हैं हम कि सर्किट ब्रेकर कब काम करेगा, आइसोलेटर कब खोला जाता है। याद कर लीजिए आइसोलेटर कभी भी लोड पर नहीं खोला जाएगा और ना तो लोड पर जोड़ा जाएगा। जोड़ने का मतलब यह है जैसे मान लीजिए ये चला गया किसी गांव में सप्लाई दे रहा है, इधर सप्लाई जारी है, तो आप सोचेंगे कि चलिए आइसोलेटर से कोई फॉल्ट है, आइसोलेटर से सप्लाई तुरंत हटा दें। तो आइसोलेटर जैसे यहाँ दिख रहा है ऐसे है, ऐसे होता है, ये पाइप की तरह होता है, नीचे होता है, इसका हैंडल ऐसे नीचे गया होता है, जैसे यहाँ देख लीजिए नीचे हैंडल रहता है। अब क्या करेंगे कि जैसे हम हैंडल को ऐसे घुमाएंगे तो पूरी सप्लाई डिस्कनेक्ट हो जाएगी, इधर जुड़ा है तो इधर से डिस्कनेक्ट होगा। अब क्या होगा, इतनी तेज़ स्पार्किंग होती है कि ये करंट यहाँ से होकर जो खोलने वाला उसके हाथ में जाएगा वो जल जाएगा। तो अर्थात आइसोलेटर को कभी भी लोड की अवस्था में न खोलें। तो कैसे खोलें, पहले हम सर्किट ब्रेकर से पूरी सप्लाई डिस्कनेक्ट कर दें। सर्किट ब्रेकर प्रकार का स्विच है, सर्किट ब्रेकर सप्लाई हम डिस्कनेक्ट कर देंगे तो इधर का लोड पूरा हट गया। लोड जब हट जाएगा तो अर्थात इधर कोई करंट नहीं जा रही है, तब हम क्या करेंगे आइसोलेटर को आराम से जाएंगे हटा देंगे।
और जब हटा देंगे तो पूरी सप्लाई कट जाएगी, अर्थात आइसोलेटर सदर नो लोड पर ही कार्य करेगा। ये आपको याद रहना चाहिए, जैसा कि स्विच गियर प्रोटेक्शन में आप पढ़ चुके हैं। तो आइसोलेटर नो लोड पे और सर्किट ब्रेकर को भाई आप लोड पे या नो लोड पे दोनों पे चला सकते हैं। ये बातें बतानी थी, तो याद रहे आपको आइसोलेटर सदर नो लोड पर कार्य करता है। तो आइए हम समझते हैं कि दिमाग में रख लें कि भाई सबसे पहले सप्लाई आएगी लाइन आइसोलेटर। हाँ, इसका लाइन आइसोलेटर क्या काम होता है, कब लगाया जाएगा? जैसे मान लीजिए कभी मेंटेनेंस पूरे सबस्टेशन का हो रहा है, मेंटेनेंस पूरे सबस्टेशन का हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, पूरी सप्लाई डिस्कनेक्ट करेंगे। तो भाई ये जहाँ से आ रहा है वहाँ फ़ोन कर दिया जाएगा कि भाई आप यहाँ सप्लाई ना दें, यहाँ पे मेंटेनेंस रिपेयर किया जाएगा। या मान लीजिए नहीं कर रहे हैं तो पूरी सप्लाई यहाँ से हम काट कर देंगे। कभी कभी क्या होता है, और यहाँ से काटने के लिए हमें वहाँ पे फ़ोन करना पड़ेगा जहाँ से सप्लाई आई है इनकमिंग, तो वहाँ से सप्लाई काट देगा। तो जब सप्लाई काट देगा तो ये आइसोलेटर को हम क्या करेंगे, जो बाहर की तरफ आइसोलेटर है, ये लाइन आइसोलेटर ये बाहर की तरफ है, तो यहाँ से इसका कनेक्शन पूरा हटा के ए वाला जो कनेक्शन है यहाँ जोड़ देंगे। अब जब यहाँ जोड़ देंगे तो क्या होगी, जो सप्लाई आ रही है, मान लीजिए कभी गलती से उधर वाले ने सप्लाई ऑन कर दिया तो भाई ये यहाँ पे करंट आ जाएगी, तो इलेक्ट्रिक मतलब हैवी फॉल्ट हो सकता है, नुकसान हो सकता है। तो अगर हम इसको ग्राउंडिंग कर देंगे तो क्या होगा कि जब भी कोई अगर मान लीजिए गलती से ऑन हो गया तो ये तुरंत ग्राउंड होगा, ग्राउंड होगा तो मतलब अर्थ फॉल्ट होगा, और अर्थ फॉल्ट होगा तो वहाँ सर्किट ब्रेकर खुल जाएगा, और सर्किट ब्रेकर खुल जाएगा जैसे कोई कंडक्टर हमारा शॉर्ट सर्किट नहीं होने पाएगा। तो इसलिए ये प्रोटेक्शन के लाइन आइसोलेटर कहा जाता है, लाइन को कनेक्ट और डिसकनेक्ट करने के लिए। तो ये कब ऑन ऑफ होगा, सदैव नो लोड की अवस्था में होगा। तो इस प्रकार अपने दिमाग रख लीजिए, पहले लाइन आइसोलेटर, फिर बस बार के बाद एलए के बाद सर्किट ब्रेकर, फिर ट्रांसफार्मर, फिर सर्किट ब्रेकर, फिर एलटी क्या है भाई ये एलटी बस बार, फिर उसके बाद सर्किट ब्रेकर, फिर इसी बार हम प्रत्येक मोहल्ले में से देते चले जाएंगे। तो प्रत्येक का नियम अलग अलग है, ये तो आपको आइडिया दिया गया है, ये जरूरी नहीं कि प्रत्येक में ऐसे ही रहेगा, केवल आपको समझने के लिए बताया गया है। तो आइए देखते हैं हम सब इंडोर टाइप सब स्टेशन का सिंगल लाइन डायग्राम और लेआउट डायग्राम और उसमें आवश्यक सामग्री क्या क्या होगी उसके बारे में जानते हैं। तो चलिए देखते हैं कि लेआउट डायग्राम क्या होगा और सिंगल लाइन डायग्राम क्या होगा। तो इंडोर टाइप सब स्टेशन का लेआउट डायग्राम जिसे कहते हैं रूपरेखा चित्र, लेआउट डायग्राम जिसे कहेंगे रूपरेखा चित्र। ठीक, ये बात हो गई। अब आइए लेआउट डायग्राम देखते हैं। तो बता दिया जाए, सबसे पहले इनकमिंग लाइन आएगी, सबसे पहले इनकमिंग लाइन आएगी। तो यहाँ सिंगल लाइन डायग्राम का मतलब होता है केवल एक लाइन दिखाएंगे। ठीक, तो एक लाइन दिखाया जाएगा। तो इनकमिंग ये हुआ, इनकमिंग लाइन है। और आपको बता दें कि जो हमारा इंडोर टाइप सबस्टेशन होता है वह केवल 11/0.0 यह केवल होता है 11/0.4 kV के लिए होता है, और यह केवल 100 kVA के लिए तक यूज होता है। और भवन के अंदर सब ट्रांसफार्मर रहेंगे। ये केवल याद रहे कि 11/0.4 kV और भवन के अंदर रहेगा। और कितनी पावर के लिए यूज किया जाएगा, 100 kVA पावर के लिए, 100 kVA पावर तक ही ट्रांसफार्मर लगाया जाएगा इंडोर टाइप, इससे ज़्यादा नहीं। ये जो रूल है बताया जा रहा है। और कभी कभी ये देखता है 33 kV भी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन वो नहीं सर, ज़्यादा हमारा जो है 11/0.4 kV 100 kVA का यूज़ किया जाता है। अब आइए देखते हैं, इनकमिंग हो गया। अब यहाँ पर हमको लगाना क्या है, हमको लगाना है लाइन आइसोलेटर इनकमिंग, जैसा कि दिखाया गया है। तो लाइन आइसोलेटर लगाना है। तो लाइन आइसोलेटर हम यहाँ दिखा दे रहे हैं। अब ये ग्राउंड रहता है लाइन आइसोलेटर, चलिए बड़ा दिखाएं जिससे दिखे। ये लाइन आइसोलेटर हो गया। ठीक, अब लाइन आइसोलेटर के बाद हमें आपको बताया गया कि भाई अब यहाँ पर हम पूरी सप्लाई को भी कनेक्ट करने के लिए, डिस्कनेक्ट करने के लिए बस जोड़ेंगे यहाँ। तो जो बस रहेगा, जैसे मान लीजिए बस हो गया,
ये बस हो गया। ठीक, तो बस को अलग करने के लिए यहाँ पे हम लगाएंगे बस आइसोलेटर। ये है बस आइसोलेटर। बस आइसोलेटर के बाद रहेगा सर्किट ब्रेकर। तो सर्किट ब्रेकर में दो चीज़ होता है, कुछ सिंबल है, ये कुछ सिंबल जान लेते हैं। जैसे हमने आपको सिंबल नहीं बताया, भाई सिंबल जान लें। पहले लाइन आइसोलेटर का सिंबल बताया गया कि भाई लाइन आइसोलेटर का जो सिंबल है ऐसे रहेगा। ये लाइन आइसोलेटर का सिंबल है, किसका है? लाइन आइसोलेटर। यूपीपीसीएल में इस बार लाइन आइसोलेटर दिया था, लाइन आइसोलेटर। चलिए लिख दे रहे हैं, ये है लाइन आइसोलेटर। अब बस आइसोलेटर का सिंबल जान लीजिए। बस आइसोलेटर का सिंबल ये होगा ऐसे, ये है बस आइसोलेटर। बस आइसोलेटर, बस आइसोलेटर हो गया। और बस आइसोलेटर के बाद सर्किट ब्रेकर है। सर्किट ब्रेकर सिंबल केवल ए होता है, CV। सर्किट ब्रेकर सिंबल ए होता है। रिले, रिले का सिंबल ए होता है। ये क्या है? रिले। सर्किट ब्रेकर कई प्रकार के होते हैं, आयल सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। तो चाहे जिसका चाहे आयल सर्किट ब्रेकर यूज़ करिए, चाहे वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, वो तो कई प्रकार के हैं। ये रिले है, ज़्यादातर हम पुराने समय में आयल प्रयोग किया जाता था। ये रिले का सिंबल है। ट्रांसफार्मर का 3 फेज ट्रांसफार्मर का सिंबल हम ऐसे यूज़ करेंगे, यहाँ दिखाया जा रहा है ऐसे। ये ट्रांसफार्मर का सिंबल है। ठीक, अब ट्रांसफार्मर सिंबल के बाद PT का आ जाइए। PT मतलब पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का सिंबल ऐसे होगा। ये पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का सिंबल है, जिसे हम कहते हैं PT। क्या कहा जाएगा? PT। PT मतलब पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। तो इस प्रकार ये सिंबल जो जितने यूज़ किए जाते हैं, यहाँ पर सिंबल आपको बता दिए गए। अब ये हमने बताया पहले लाइन आइसोलेटर रहेगा, पहले लाइन आइसोलेटर, फिर उसके बाद बस आइसोलेटर, फिर उसके बाद रहेगा सर्किट ब्रेकर। अब सर्किट ब्रेकर और जो रिले दोनों एक साथ काम करते हैं। रिले सूचना देता है सर्किट ब्रेकर को, तब सर्किट ब्रेकर ओपन होता है, इसलिए दोनों को हम एक साथ दिखाएंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर हमने सर्किट ब्रेकर दिखा दिया। सर्किट ब्रेकर रिले के द्वारा होता है, तो पहले रिले का दिखाओ सिंबल, फिर उसके बाद सर्किट ब्रेकर का दिखाओ। तो इस प्रकार हमने ये देखा, तो यहाँ पे रिले और सर्किट ब्रेकर दोनों को एक साथ दिखा दिया गया और बस से जोड़ देंगे। मान लीजिए हम आयल सर्किट ब्रेकर यूज़ कर रहे हैं, तो ये आयल सर्किट ब्रेकर हो गया। ठीक, अब ये बस आ गया। अब बस से दो अगर लाइन लें, एक साइड चले, पहले इधर लेते हैं। पहले आपको बताया गया यहाँ हम लगाएंगे LA, लाइटिंग अरेस्टर, आकाशीय बिजली से बचने के लिए। ये LA हो जाएगा भाई। ये क्या है? LA। ठीक, चलिए अभी एक साथ सबका नाम लिख देंगे। LA के बाद बताया गया कि भाई यहाँ बस को अलग करने के बस आइसोलेटर चाहिए, तो ये बस आइसोलेटर हो गया। फिर बस आइसोलेटर के बाद आप जानते हैं कि सर्किट ब्रेकर लगाएंगे। सर्किट ब्रेकर लगा दीजिए। सर्किट ब्रेकर के साथ साथ रिले भी रहेगा, तो सर्किट ब्रेकर के साथ रिले है, तो रिले को दिखा दीजिए, फिर सर्किट ब्रेकर को ऐसे। फिर उसके बाद इसके बाद बताया गया ट्रांसफार्मर है, तो ट्रांसफार्मर का सिंबल ये है, 3 फेज ट्रांसफार्मर का सिंबल। अब मान ले रहा है इनकमिंग 11 kV है। भाई आपको बताया गया इनसे इनकमिंग कितनी आएगी? 11 kV आएगी। अब ये 11 kV को चेंज कर रहा है, 11 kV चेंज कर रहा है 0.4 kV। 0.4 kV का मतलब होगा 400 वोल्टेज। 0.4 kV का मतलब होगा 400 वोल्टेज चेंज करेगा। 3 फेज ट्रांसफार्मर है। फिर यहाँ से अब उधर 11 kV था, इधर आ गया 400 वोल्टेज या 0.4 kV में। अब यहाँ भी फिर बताया गया फिर सर्किट ब्रेकर रहेगा, तो भाई फिर यहाँ सर्किट ब्रेकर है। अब जब फिर सर्किट ब्रेकर है, तो सर्किट ब्रेकर बताया गया भाई रिले और सर्किट ब्रेकर दोनों के साथ दिखाएंगे, तो ये रिले हो गया, ये सर्किट ब्रेकर हो गया, तो दोनों दिखा दीजिए। अब इसके बाद ये जाके जुड़ जाएगा आपका LT बस बार से, जैसा कि वहाँ दिखाए थे, तो LT बस बार हो गया। ठीक, LT बस बार जुड़ा। अब आइए यही से मान लीजिए डबल ट्रांसफार्मर, तो यही चीज़ हम यहाँ भी दिखा सकते हैं। तो भाई पहले आपका रहेगा आइसोलेटर, लाइटनिंग अरेस्टर, तो लाइटनिंग अरेस्टर लगा दें। फिर रहेगा बस आइसोलेटर, तो भाई यहाँ पे बस आइसोलेटर दिखा दीजिए, बस आइसोलेटर। बस आइसोलेटर के बाद रहेगा सर्किट ब्रेकर, तो सर्किट ब्रेकर में भाई रिले और सर्किट ब्रेकर दोनों हैं। फिर उसके बाद क्या है? 3 फेज ट्रांसफार्मर, 3 फेज ट्रांसफार्मर दिखा दीजिए। फिर उसके बाद आपका क्या है? सर्किट ब्रेकर है, जैसा उसमें वैसा इसमें भी सर्किट ब्रेकर, रिले और सर्किट ब्रेकर दोनों हैं। अब LT बस बार से जोड़ दीजिए। अब इन दोनों को अलग करने के लिए एक यहाँ पे हम
सर्किट ब्रेकर ही लगाते हैं, जिसे कहते हैं बस कपलर, जो दोनों को अलग करेगा। तो यहाँ पे हम एक बस कपलर लगाएंगे जिसमें रिले और सर्किट ब्रेकर होता है, इसे हम कहते हैं बस कपलर। क्या नाम दिया जा रहा है भाई? ये है बस कपलर है। अब चलिए, जैसे मान लीजिए ये 11,415 वोल्ट में बदल गया, जैसे हम घर के पास है, तो उसको भाई उपभोक्ता के घर तक पहुंचाना होता है, कन्वर्ट करना होता है। जब कन्वर्ट करना होता है तो भाई वहाँ से एक तार निकालते हैं, उसमें कई तार निकाल के सबको कनेक्ट दिया जाता है। कभी कभी आप देखेंगे पोल ट्रांसफार्मर के पास ही एक डिब्बा लगा होता है, उस डिब्बे से जितने उपभोक्ता हैं उनको कनेक्शन दे दिया जाता है। तो यहाँ पे ऐसे टर्मिनल बॉक्स की तरह निकलेगा, तो यहाँ पे प्रत्येक उपभोक्ता को देना है। तो देने के लिए सर्किट ब्रेकर का यूज़ कर रहे हैं, चूँकि भाई नियम है। आप फ्यूज़ का भी यूज़ किया जाता है। तो मान ले रहे हैं ये सर्किट एक उपभोक्ता को देने के भाई तीनों फेज चारों फेज देना है, तो एक उपभोक्ता को देने के लिए ये एक फीडर देने के लिए मान लीजिए, तो ये हो गया है आपका क्या, रिले सर्किट ब्रेकर, ये एक फीडर का हो गया। फिर इसके बाद मान ले रहे हैं किसी और फीडर में देना है, और फीडर बनाना है, तो ये क्या हो गया, रिले और सर्किट ब्रेकर दूसरा फीडर हो गया। मान लीजिए तीसरा फीडर देना चाहते हैं, तो यहाँ पे भी रिले और सर्किट ब्रेकर लगा दीजिए, तीसरा फीडर। मान लीजिए चौथा फीडर बढ़ाना चाहते हैं, जैसे आपको बताया गया कि कई मोहल्लों में, गाँवों में पहुँचाना है, घरों में पहुँचाना है, तो सप्लाई में सप्लाई देंगे, तो यहाँ सर्किट रिले और सर्किट ब्रेकर। तो इस प्रकार यह हो गया। अब भाई ये जब भी जाएगा, आपको पता है 400 वोल्टेज 3 फेज 4 वायर होता है, RYB और न्यूट्रल। 400 वोल्टेज भाई आपको पता है, ट्रांसफार्मर के बाद 4 तार निकलता है, 3 फेज होता है और एक न्यूट्रल होता है। तो हम इसे कह सकते हैं 3 फेज 4 वायर फीडर कह सकते हो, 3 फेज 4 वायर फीडर कह लीजिए, मतलब 3 फेज 4 वायर वाला फीडर है, जबकि फीडर नाम नहीं दिया जाए, कह सकते हैं। तो चलिए अब सबका नाम ले लें, सबका नाम बता दिया जाए। तो भाई ये क्या है, आपको बताया गया, ये इसका नाम है लाइन आइसोलेटर, इसे हम कह रहे हैं, चलो यहीं इसे लिख देते हैं, यह है लाइन आइसोलेटर, ठीक। और ये क्या है, बस आइसोलेटर, ये बस आइसोलेटर है, बस आइसोलेटर है, ठीक। चलो यह हो गया बस आइसोलेटर। फिर ये क्या है, OCB सर्किट ब्रेकर है। ये क्या है, ST बस है, इसे हम कह रहे हैं ST बस, कहे कि भाई हाई वोल्टेज है, ये ST बस है, ठीक। फिर उसके बाद ये क्या है, एलए के मतलब लाइटिंग रजिस्टर, ये भी क्या है, एलए लाइटिंग रजिस्टर। ये क्या है, बस आइसोलेटर है, इसे हम कह रहे हैं बस आइसोलेटर। एक साइड का नाम लिख दीजिए, जो ये भी बस आइसोलेटर है। ये क्या है भाई, HT सर्किट ब्रेकर, यह भी HT सर्किट ब्रेकर, यह भी क्योंकि 11,000 वाला है, इसे हम कहेंगे HT OCB का लीजिए। चलिए यहीं लिख दे रहे हैं, ये है HT OCB, ठीक। ये क्या है, यह भी HT OCB है, HT OCB हाई टेंशन आयर सर्किट ब्रेकर। ये क्या है, ट्रांसफार्मर है, ठीक। ये भी क्या है भाई, ये 11,000 को जो 10.4 kV ये भी बदलेगा। ये क्या है, इधर लो वोल्टेज आ गया, तो इसे कहेंगे LT OCB। यह भी क्या है, LT OCB, ठीक। फिर ये क्या है, बस कपलर, इसे नाम दिया गया बस कपलर। अभी बता रहे इसका काम क्या है, ये बस कपलर है। और इधर तो भाई जो फीडर बटा है वो है ये, और इसको हम कहते हैं LT बस, इसका नाम क्या है, LT बस बार, बस कहिए चाहे LT बस कहिए, बस बार कहिए चाहे बस कहिए, यह हो गया। तो अर्थात हमने ये देखा कि इंडोर टाइप सब स्टेशन का लेआउट डायग्राम ऐसा बनाएंगे। अब डायग्राम अगर बन गया तो इसका आइए देखते हैं लेआउट, क्या कहते हैं, ये था लेआउट डायग्राम, ठीक। लेआउट डायग्राम नहीं, इसका ये है सिंगल डायग्राम, सॉरी भाई, यहाँ पे हम हेडिंग लिखे दूसरा, लेकिन बताने लगे सिंगल लाइन डायग्राम। तो इसे हम कह रहे हैं इंडोर टाइप सब स्टेशन, केवल हेडिंग डालिए इंडोर टाइप सब स्टेशन। तो पहले हमने क्या बनाया, सिंगल लाइन डायग्राम, पहला हमने क्या बनाया, सिंगल लाइन डायग्राम, सिंगल लाइन डायग्राम ये बना दिए, ठीक। अब इसके बाद सिंगल लाइन डायग्राम जब बन गया तो हमको बनाना है लेआउट डायग्राम। लेआउट मतलब ये भवन के अंदर है, तो भवन के अंदर कैसे रहता है उसी के बारे में हमको बताना है। ये चीज़ आप देख लेंगे कि भाई सिंबल जिसका जिसका जो होता है, ये तो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर केवल ट्रांसफार्मर कहिए या 3 फेज ट्रांसफार्मर कहिए,
ठीक। तो आइए हम इनका लेआउट डायग्राम इसको हम मिटा दे रहे हैं, आप सब वीडियो बैक करके सभी सिंबल को देख लीजिएगा। ठीक, तो आइए देखते हैं इसका लेआउट डायग्राम प्लान कैसे बनेगा। भाई मान लीजिए कोई बाउंड्री रहेगी, भवन बना है तो भाई उसका कुछ न कुछ बाउंड्री रहेगी, यहाँ ये दिखा दिए, हो गया। फिर उसके बाद भाई यहाँ पे क्या होगा कि डोर खुले रहेंगे। चलिए यहाँ से ऐसे ऐसे लेके आइए, ठीक, फिर थोड़ा सा इधर ले जाइए, फिर इसके बाद इधर आइए, फिर यहाँ कनेक्ट कर दीजिए। यहाँ से भी ये गया है, थोड़ा बाउंड्री बटा 2 पार्ट होंगे, ये कंट्रोल रूम का होगा, तो यहाँ भी एक कंट्रोल रूम होगा। चलिए यहाँ डोर रहता है तो डोर दिखा दो, फिर बीच में दीवार है, ठीक, तो यहाँ पे डोर नहीं, यहाँ पे जाली लगी होती, कटीली जाल, ठीक। फिर यहाँ पे इनको पार्ट को अलग कर देते, चूँकि 2 ट्रांसफार्मर 2 पार्ट होने चाहिए, ठीक। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इधर वाला पार्ट देख लीजिए, ये दीवार दिखाया जा रहा है एक तरह से। अब चाहे दीवार ऐसे दिखाए, चाहे आप दूसरा तरीका अपना सकते हैं। यहाँ पे विंडो रहता है, ठीक, ये दीवार है। चले दीवार को हम ऐसे दिखा दे रहे हैं। ये लेआउट डायग्राम है। लेआउट डायग्राम ये दिखाना है ट्रांसफार्मर कहाँ रखा है, कंट्रोल रूम कहाँ है, ये सब हमको यहाँ पे दिखाना है। तो लेआउट डायग्राम में यही सब दिखाना है, ट्रांसफार्मर कहाँ पे स्थित है, पैनल कहाँ पे है, वितरण वाला पैनल कहाँ पे है, इन सबको हमको दिखाना है। तो आइए देख लेते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद तब हम सामग्री के बारे में जानेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कि भाई ये जो है हमारा लेआउट डायग्राम है, इसी में हमको दिखाना है। ये जो रूम होता है ये 4 इंटू 2.5 मीटर इंटू 2.5 मीटर का ये रूम है, और ये भी रूम 2.5 मीटर इंटू 2.5 मीटर का ये भी रूम रहेगा। ये 9 इंटू 5 मीटर का रूम रहता है। यहाँ पे ये पैनल रहता है, यहाँ ये ये कंट्रोल रूम है, यहाँ पे ट्रांसफार्मर रखा जाएगा। ये क्या है भाई, ट्रांसफार्मर रखा जाएगा। तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर फर्स्ट, यहाँ दिखा दे रहे हैं ट्रांसफार्मर सेकेंड, ये ट्रांसफार्मर सेकेंड। अब आपको पता है तो भाई ये क्या है, ट्रांसफार्मर है। चलो लिख दे रहे हैं ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर, ठीक। ये भी क्या है, ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर हो गया। अब ट्रांसफार्मर सप्लाई आप जानते हैं। अब यहाँ पे सप्लाई कनेक्ट डिस्कनेक्ट करने के लिए पैनल होता है, एक एचटी पैनल होगा और एक एलटी पैनल होगा। तो एचटी पैनल, चलिए हम इधर दिखा दे रहे हैं एलटी पैनल का, इधर एलटी पैनल दिखा दें, फिर इधर हम एचटी पैनल दिखा दे रहे हैं। तो चलिए एचटी पैनल हम इधर दिखा दे रहे हैं, इधर एचटी पैनल, इधर एचटी पैनल दिखा दें, यह हो गया। इधर हमने क्या किया, एचटी पैनल को दिखा दिया, और इधर हम वितरण पैनल को दिखा दे रहे हैं। कौन सा पैनल, वितरण पैनल, ये बातें हैं। तो आइए यहाँ क्या है पहले देख लें एचटी पैनल कितने होंगे। यहाँ पे क्या है, ये सर्किट ब्रेकर और ये सर्किट ब्रेकर, 2 सर्किट ब्रेकर, और दोनों सर्किट ब्रेकर के बीच में क्या है, एक बस बार है। मान लीजिए ये पहला है, ठीक, और ये क्या है, दूसरा है। इसी प्रकार इधर इसको पहला मानेंगे, इसको दूसरा मानेंगे। ये बातें हो गई ये एचटी के लिए। तो एचटी के लिए पहला दूसरा, पहला दूसरा, तो आप दिखा देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा एलटी पैनल। अब चूँकि ओसीबी है तो इसे हम ओसीबी 1 मान लें, इसे ओसीबी 2 मान लें। तो आप लिखेंगे ओसीबी 1, फिर ओसीबी 2, और बीच में क्या है, बस है। ये देख लीजिए OCB 1 OCB 2 उन दोनों के बीच में बस है, उन दोनों के बीच में बस दिखा दे, BS से दिखाए हैं, ठीक। फिर उसके बाद थोड़ा वीडियो जूम कर लीजिएगा, सही दिखेगा। ये OCB 2 है। अब इधर आ जाइए, इधर का एक साइड हो गया। अब दूसरे ट्रांसफार्मर का क्या दिखाएंगे, वहाँ भी वही बात है, OCB 1 और फिर OCB 2 है, और बीच में क्या है, बस है। ये बात हो गई। इसे हम कह रहे हैं कौन सा पैनल, एचटी पैनल। ये क्या है भाई, एचटी पैनल है, एचटी
पैनल, सॉरी थोड़ा इसको साफ लिख दें, ये है HT पैनल, ये है भाई HT पैनल को भाई चलिए ऊपर लिखे, यहाँ पे 9x5 मीटर का है, ये दीवार है, ये भी दीवार है, डिवाइड किया गया है, यहाँ पे डोर है, यहाँ पे डोर है, यहाँ पे खिड़की है जालीदार, यहाँ भी खिड़की है, ये दिखा दिया गया। ठीक, अब आ जाइए, यहाँ बता रहे हैं ये HT पैनल है, HT पैनल। अब आइए LT पैनल चलते हैं। तो LT पैनल क्या है, देखो LT पैनल में बस कपलर भी है, ठीक, एक इसको भी मानेंगे OCB, ये 1 मान लो, ये 2 मान लो, और इन 1 और 2 के बीच में ही हमारा क्या है, ये हमारा तीसरा है, तो इसको दिखा दिया जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, OCB पहले ये 1 है, OCB 1 दिखा दिए, फिर इसके बाद OCB 2 नीचे है, OCB 2 है, फिर उन दोनों के बीच में एक OCB 3 ये बस कपलर है भाई, OCB 3 कपलर है, यह हो गया। ऐसे इनको हम जोड़ दें, और फिर इसके बीच में भी बस है, इसके बीच में भी क्या है, बस है, तो यहाँ पर हम दिखा देंगे बस, यहाँ भी दिखा देंगे बस। तो हमारा क्या हो गया, LT पैनल, इसे क्या कहा जा रहा है, LT पैनल, ये LT पैनल हो गया। अब इधर वितरण बोर्ड है भाई, कई भाग हो गए, जैसे यहाँ 4 दिखाया गया था, 5 भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 मान लो 7, भाई यहाँ हम 4 ही फीडर दिखाए थे, 6 7 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसे हम कहते हैं वितरण पैनल, डिस्ट्रीब्यूशन पैनल, डिस्ट्रीब्यूशन पैनल, क्या नाम दिया गया, डिस्ट्रीब्यूशन पैनल। और ये क्या लगा होता है भाई, इसमें भी सर्किट ब्रेकर OCB है, तो यहाँ पर लिख देंगे OCB, यहाँ भी है सर्किट ब्रेकर, यहाँ भी है। तो ये जो बना है ये इंडोर टाइप सब स्टेशन का ये सिंगल लाइन डायग्राम, ये इंडोर टाइप सब स्टेशन का क्या हो गया, लेआउट डायग्राम, इसे हम कहेंगे लेआउट डायग्राम। तो एग्जाम में इंडोर टाइप से यही पूछता है कि भाई इंडोर टाइप सब स्टेशन का सिंगल लाइन डायग्राम बनाइए और इंडोर टाइप सब स्टेशन का लेआउट डायग्राम बनाइए। ये आएगा 30 नंबर में, अकेले 30 नंबर आएगा, बहुत ज़्यादा सिंपल भी है। सामग्री अब लिखना है, सामग्री हम इसी से देख के आपको अब बताने जा रहे हैं, तो ये सामग्री देख ले रहे हैं। देखिए थोड़ा वीडियो ज़्यादा होगा क्योंकि भाई टाइम कम है, तो इसलिए हमें टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। तो टाइम देने के लिए आइए देखते हैं, या तो फिर इस वीडियो को हम यहीं तक रोकते हैं, तो इसका कुछ जो पार्ट है हम आइए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये इलेक्ट्रिक सब स्टेशन समझ में आया है तो आप जितना से जितना अधिक शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा भी हौसला बढ़े, नेक्स्ट वीडियो ला सके। तो ये इसका पार्ट देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, धन्यवाद।